नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आपका सपना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जॉब प्राप्त करना है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और स्टेट पीसीएस, इसके अलावा और भी कोई जॉब का प्रिपरेशन आप करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में क्या कमी रह गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है ऑटोमेटिक प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और दूसरा है ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है इसको आप प्रेस कर लीजिए। जब तक प्रेस नहीं करिएगा तब तक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरा अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। कोई भी पीडीएफ हम अपलोड करते हैं तो आपको आसानी से वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग को जो है पढ़ना है कि भारतीय जो प्रवासी हैं, यानी प्रवासी जो दूसरे देश में सेटल हो गए हैं, उन लोगों को जो है किस प्रकार से नागरिकता, यानी दोहरी नागरिकता एक तरह से कह सकते हैं, कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि जो है, क्योंकि देखिए कि भारत से बाहर जो भी लोग गए हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में और भी फ्रांस में, बहुत सारे देशों में जो है भारत के लोग जाके वहाँ पर सेटल हो गए हैं। तो आप जानते हैं कि जब डेवलप कंट्री में भारतीय लोग जाते हैं, वहाँ से कुछ जब पैसा अगर भेजेंगे तो भारत को जो है और ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी, ठीक है। तो भारतीय सरकार ये चाहती है कि जितने भी प्रवासी लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, अगर उनका संबंध भारत से अगर अच्छा रहेगा तो भारत के लिए ये बेहतर होगा। इसलिए प्रवासी भारतीयों की नागरिकता की बात जो है इस वीडियो में हम लोग करेंगे और देखेंगे कि 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसमें सीएए और एनआरसी बहुत फेमस एक मुद्दा था, जो भारत में जो है विरोध का, जो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था। क्या है सीए, क्या है एनआरसी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे एनआरआई किसे कहते हैं, पीआईओ तथा ओसीआई कार्ड क्या होता है, इस कार्ड धारक को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या इसमें डिमेरिट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसमें हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्योट कहते हैं, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा रखो, ठीक है। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आज देखेंगे कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे किस प्रकार से जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के माध्यम से 5 प्रकार की नागरिकता जो है भारतीयों को, भारत के साथ साथ जो भी विदेशी क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे कि पीओके की हम चर्चा किए थे, पीओके में जो भी भारतीय लोग रह रहे हैं उसको हम भारतीय ही मानेंगे, क्योंकि भारत जब उस पर अधिकार कर लेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के कब्जा में है, तो वो लोग हमारा ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 प्रकार की नागरिकता की बात जो हम लोग किए थे और देखे थे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 6 बार जो है संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसमें देखिए, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम कुछ और पॉइंट हम देखते हैं जिसके माध्यम से भारत की नागरिकता जो है वो जा सकती है। अगर ऐसा हरकत करते हैं आप तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है भारत सरकार के द्वारा। तो कौन कौन ऐसा हरकत है जो आपको नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि भारत की नागरिकता नहीं जाए। तो देखिए, सबसे पहला हरकत ये है कि आप संविधान के प्रति जो है अनादर की भावना ना रखें, यानी भारत का जो संविधान है उसकी अवहेलना ना करें, ठीक है। यानी जो भी संविधान में प्रावधान है उसकी बात माने, ठीक है। संविधान के अनुकूल आप जो है भारत में रहिए, तो तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप संविधान का अनादर करते हैं तो आपकी नागरिकता जा सकती है। दूसरा है युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता। मान लीजिए पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, आप पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, तो सरकार उठा के आपको जो है पाकिस्तान भेज देगी, ठीक है, और आपकी नागरिकता तो ऑटोमेटिक ही चल जाएगी। इसलिए आप ऐसा हरकत भूल से भी मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करना। जैसे कि आपको हम बताए थे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है 5 प्रकार की विधि बताई गई थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। तो उनमें से किसी भी प्रकार, जैसे 2 प्रकार ज़्यादा फेमस है, एक है देशीकरण के आधार पर, दूसरा है पंजीकरण के आधार पर। तो अगर विदेशी लोग भारत की नागरिकता चाहते हैं तो मूल रूप से जो है ये 2 प्रकार से नागरिकता वो लेते हैं। कैसे? एक देशीकरण, दूसरा है पंजीकरण, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए हुए हैं, वहाँ जाकर आप डिटेल से उसके बारे में जान सकते हैं। तो गलत तरीके से नागरिकता अगर प्राप्त करते हैं, ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट सरकार को सबमिट कर देते हैं, तो बाद में सरकार को पता चलता है तो आपको जो है यहाँ से भगा दिया जाएगा लात मारकर, और आपकी नागरिकता भी छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के अंदर किसी भी देश के द्वारा यानी दूसरे देश के द्वारा जो है 2 वर्ष या अधिक की सज़ा आपको मिल गया तब आपकी नागरिकता जा सकती है। मान लीजिए आप पाकिस्तान से भारत आए और देशीकरण के आधार पर नागरिकता ले लिए, आप पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई क्राइम करके आप आए हुए थे, ठीक है, और नागरिकता भारत की मिली और उसके 5 वर्ष के अंदर ही पाकिस्तान की सरकार आपको जो है यानी पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है आपको सज़ा सुना दिया कि 3 वर्ष की सज़ा हो गया आपको, तो 5 वर्ष के अंदर आपको 3 वर्ष की सज़ा मिल गया। इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा अगर मिल गया आपको तब आपकी नागरिकता भारत की जा सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर लगातार जो है भारत से बाहर 7 वर्षों तक अगर रहते हैं आप, 7 वर्षों तक, जैसे आप अमेरिका गए जॉब करने के लिए अमेरिका गए, ठीक है, अब वहीं आप रह गए, अब पता ही नहीं चला, आपको याद ही नहीं था कि कितना वर्ष हम रह रहे हैं, अगर 7 वर्ष क्रॉस कर गया तो आपकी नागरिकता भारत की गई, ठीक है। तो ये जितना भी हरकत अभी हम बोले हैं ये गलती से भी मत करिएगा, नहीं तो आपकी भी नागरिकता जा सकती है, ठीक है। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए कि कभी कभी अमेरिका के बारे में पूछा जाता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति के पोस्ट है वो कौन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि भारत में, तो भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं चाहे प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उसमें आप क्वालिफिकेशन में देखे होंगे कि पहला ही क्वालिफिकेशन आता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कोई भी संवैधानिक पद पर जो है आसीन हो सकता है जो व्यक्ति भारत का नागरिक है। लेकिन अमेरिका में कुछ थोड़ा हटके है, अब हटके क्या है उसके थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिएगा कि जिस प्रकार से हम भारतीय संसद की बात करते हैं तो उसमें भी 2 सदन है, ठीक है। भारत की संसद में भी कितने सदन हैं? 2 सदन है, एक को बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा मतलब निम्न सदन, राज्यसभा मतलब उच्च सदन, ठीक है। तो उसी प्रकार से अमेरिका के संसद में भी 2 सदन है, एक को बोलते हैं उच्च सदन, दूसरे को बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है। तो उच्च सदन जो होता है जिसको हम लोग भारत में क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं, तो अमेरिका में उसको सीनेट कहा जाता है, ठीक है। उच्च सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट। तो निम्न सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका के लोग निम्न सदन, जैसे हम लोग लोकसभा कहते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसको। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति भारत से या कोई अन्य देश से अमेरिका में गए और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए, अगर वो बाद में चुनाव लड़ना चाहते हैं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो जो है सीनेट का ही सदस्य बन सकते हैं। सीनेट मतलब राज्यसभा, जैसे भारत में राज्यसभा बोलते हैं, तो राज्यसभा का ही सदस्य बन सकते हैं, वो लोकसभा का यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य नहीं बन सकते। ये अमेरिका में वर्जित है, क्योंकि अमेरिका का नागरिक ही, अमेरिका का मतलब नागरिक नहीं, मतलब जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है वही व्यक्ति ही अमेरिका का जो है संसद का जो है निम्न सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य बन सकता है। ये ऐसा प्रावधान अमेरिका के संविधान में किया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमेरिका का अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकता है? अमेरिका का कोई भी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति बन सकता है या अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्ति बन सकता है? तो उसका सही आंसर होता है अमेरिका में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वही व्यक्ति जो है अमेरिका का राष्ट्रपति यानी कोई भी संवैधानिक पोस्ट पर जा सकता है और निम्न सदन का सदस्य बन सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में देखेंगे तो कमला हैरिस भारतीय मूल की है। आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा कि कमला हैरिस जो है अमेरिका की अभी उपराष्ट्रपति है, तो वो भारतीय मूल की है, लेकिन उनका जन्म जो है वो मूल रूप से जो है अमेरिका में हुआ था, क्योंकि बहुत दिन पहले ही उनके पूर्वज जो है अफ्रीका चले गए, अफ्रीका से फिर अमेरिका चले गए, तो वो उनका बहुत लंबा कहानी है। उनका प्रॉपर जन्म जो है अमेरिका में हुआ था, इसलिए वो अमेरिका में जो है वो उपराष्ट्रपति के पोस्ट तक पहुंच पाई है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, वो है कि भारतीय प्रवासियों के लिए नागरिकता, यानी प्रवासी किसको बोलते हैं? जैसे कि भारत से बाहर कुछ लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है, और वहीं जाके सेटल हो जाते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं प्रवास करना, यानी प्रवासी हो गए, यानी भारत के वो क्या हैं? वो प्रवासी हो गए, ठीक है। तो भारत से दूसरे देशों में अगर चले गए तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं प्रवासी भारतीय, ठीक है। तो प्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता कैसी मिलनी चाहिए, यानी उनको क्या कुछ प्रावधान दिया जाए? एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के साथ उनका फिर से संबंध किस प्रकार से अच्छा हो, वो भारत के बारे में अच्छा सोचे, इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। तो पहली बार LM सिंघवी समिति ने, आप इनका नाम तो जानते होंगे, LM सिंघवी समिति 2000 ईस्वी में जो है एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उसमें कहा गया कि भारतीय प्रवासियों के लिए भी नागरिकता दीजिए, अगर वो विदेश में रह रहे हैं तो उनको भी कुछ प्रावधान ऐसा करिए ताकि वो अट्रैक्ट हो हमारे देश के प्रति फिर से, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय प्रवासियों के लिए नागरिकता की जो बात कही गई थी वो किस व्यक्ति के द्वारा या किस समिति के द्वारा किया गया था? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा ये
प्रावधान किया गया था कि भारतीय प्रवासियों को भी नागरिकता दिया जाए। ठीक है, तो कुछ देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के निवासी को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए। ये दोहरी नागरिकता क्या होती है? कुछ देश में ऐसा प्रावधान है, कुछ देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। जैसे कि अमेरिका में आप देखिएगा तो दोहरी नागरिकता चलती है। एक नागरिकता होता है देश का, दूसरा होता है स्टेट का यानी राज्य का। ठीक है, वहाँ अगर कोई स्टेट का कोई नागरिक है तो उसको दो नागरिकता लेनी पड़ती है, एक देश का यानी अमेरिका का नागरिकता, एक स्टेट का। स्टेट मान लीजिए कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया का कोई व्यक्ति होगा तो उसके पास दो नागरिकता होगा, एक तो कैलिफोर्निया का होगा और दूसरा होगा उसके कंट्री का जो यूएसए है। उसी प्रकार से कुछ देश में दो प्रकार की नागरिकता चलती है, दोहरी नागरिकता। तो भारत सरकार को भी ये निर्देश दिया गया कि आप भी दोहरी नागरिकता दीजिए। मतलब भारतीय नागरिक को भी तो जो प्राप्त है ठीक है, जो लोग विदेश में रह रहे हैं, दूसरे देश की नागरिकता लेकर रह रहे हैं लेकिन वो भारतीय थे, तो उनको भी कुछ ऐसा प्रावधान करिए ताकि वो अट्रैक्ट हो भारत के प्रति और भारत आए और भारत के साथ संबंध उनका अच्छा हो और कुछ पैसा भी भारत को मतलब भेजे, किसी प्रकार से डोनेशन के माध्यम हो या किसी प्रकार से वो पैसा भेजे ताकि भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, अपने लोगों को अट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ये सुझाव जो है एलन सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था। और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, यानी पाकिस्तान के लोगों को छोड़ दीजिए और बांग्लादेश को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा 16 देशों को कंसीडर किया गया। प्रवासी भारतीय में कितने देशों को कंसीडर किया गया? 16, टोटल 16, जो जिसके साथ हम लोगों का रिश्ता अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो सब देश चुना गया। इसमें 16 देशों को चुना गया और उसको बोला गया OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कहा गया है। तो ओवरसीज सिटीजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन, इसमें दो प्रकार के लोग निवास करते हैं। एक होता है NRI, दूसरा होता है PIO, यानी विदेशों में जो भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं NRI, दूसरा को बोलते हैं PIO। अब NRI क्या है? NRI तो आप पहले से भी जानते होंगे, शायद PI नहीं जानते होंगे, PIO, लेकिन NRI जानते होंगे। NRI क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? अनिवासी भारतीय। मतलब क्या होता है कि कोई भी भारतीय लोग, अगर जैसे हम बात करते हैं, बहुत फेमस पर्सन है सुंदर पिचाई जो है वो अभी गूगल में चले गए तो बहुत दिन से वहाँ पर हैं, अमेरिका की नागरिकता भी ले लिए, भारत वो आते हैं, कुछ काम से ही आते हैं, लेकिन भारत से अब उनका नाता लगभग टूट ही गया है, एक तरह से कह सकते हैं वो अमेरिका के नागरिक हो गए। तो उन व्यक्ति को कहा जाता है कि NRI। ठीक है, क्योंकि वो गए थे, कुछ काम से गए थे, वहाँ पर जॉब करने गए थे, और जॉब मकसद जो होना चाहिए वो 6 माह या उससे अधिक होना चाहिए। अब 3 माह 2 माह के लिए गए तो उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन 6 माह से अधिक होना चाहिए या 182 दिन से अधिक होना चाहिए। अगर इस मकसद से नौकरी के या कोई भी व्यवसाय करने के मकसद से अगर कोई व्यक्ति जाता है किसी दूसरे देश में तो उन व्यक्ति को कहा जाता है NRI, और निवासी भारतीय कहा जाता है। ठीक है, उनके पास जो है भारतीय पासपोर्ट होता है। वो व्यक्ति जो है भारतीय पासपोर्ट लेकर वो जाते हैं, क्योंकि वीज़ा तो जिस देश में जाते हैं वो देश वीज़ा देता है, लेकिन पासपोर्ट किसका होता है? भारत का। तो जैसे अभी हम बात करते हैं कि भारत का एम्बेसी, अमेरिका में कोई एम्बेसी है भारत का, तो वहाँ पर एम्बेसडर रहते हैं। ठीक है, तो एम्बेसडर के पास क्या होगा? भारत का पासपोर्ट होगा, क्योंकि वो जॉब करने गए हैं, यानी भारत का वो प्रतिनिधि है वहाँ पर, तो वो 6 महीना से अधिक के लिए गए हैं, उनके पास क्या है? भारतीय पासपोर्ट है, वो भारत का ही नागरिक है। देखिए सुंदर पिचाई भी भारत के नागरिक थे, लेकिन वो जॉब करने गए और ज़्यादा समय तक वहाँ ठहर गए, उसके बाद जो है वहाँ रहने के बाद क्या हुआ? वहाँ की नागरिकता वो प्राप्त कर लिए। तो इसी प्रकार से, लेकिन अभी NRI की हम बात करते हैं। NRI वैसे लोग होते हैं जो भारत के वर्तमान में नागरिक हैं, वो विदेश का नहीं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो दूसरे देश में जाकर जो है जॉब करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं। 6 महीना या 182 दिन से अधिक होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो 2011 में NRI को जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। जैसे कि देखिए भारत में जब चुनाव होता है तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जैसे कि भारत का एम्बेसडर बहुत दूसरे देशों में रह रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय वो आ नहीं पाते इतना दूर से, तो कहा गया कि देखिए उनको भी वोट देने का अधिकार है और उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो 2011 में NRI को वोट देने का अधिकार दिया गया और उनके वोट को क्या कहा गया? प्रॉक्सी वोट कहा गया, जिसको हम लोग प्रतिनिधि वोट भी कहते हैं, प्रॉक्सी वोट कहा गया। तो NRI जो है वो भारतीय हैं, यानी भारतीय नागरिक हैं, वो विदेश में रह रहे हैं, किसी भी काम से गए हैं, 6 महीना से अधिक से वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको भी मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। उनके वोट को क्या कहा जाता है? प्रॉक्सी वोट कहा जाता है।
आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2011 में जो है एनआरआई को वोट देने का यानी चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया। वोट देंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे, यानी भारत में वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि PIO क्या होता है। अभी हम एनआरआई के बारे में देख लिया, अब हम PIO के बारे में देखेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल के हों। देखिए भारत का नागरिक नहीं बोल रहे हैं, भारतीय मूल के हों, लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश की नागरिकता लेकर रह रहे हैं दूसरे देश में, वैसे नागरिक को हम लोग PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे सुंदर पिचाई जब गए थे, शुरुआत में जब गए थे तो उस समय वो क्या थे, NRI थे, लेकिन बाद में जब अमेरिका की नागरिकता ले लिए उसके बाद ये क्या बन गए, PIO बन गए। ठीक है, पहले वो थे NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन थे, लेकिन अभी वर्तमान में वो क्या है, PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक हो गए हैं ये, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। पड़ोसी देशों में केवल म्यांमार के नागरिक को ही हम लोग PIO के अंदर हम कंसिडर करते हैं, बाकी कोई भी पड़ोसी देश के नागरिक को हम लोग PIO के अंदर शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, यानी भारत के साथ जितना भी पड़ोसी देश है, भारत के आसपास जितना भी पड़ोसी देश है, उनमें केवल म्यांमार ही एक ऐसा देश है जिसके नागरिक को हम लोग PIO का दर्जा दिए हुए हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का दर्जा दिए हुए हैं। ठीक है, और बाकी जितना भी पड़ोसी देश है उनमें जो भी भारतीय लोग रह रहे हैं तो उनको हम लोग PIO के अंदर शामिल नहीं करते हैं। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं कि PIO कार्ड क्या होता है। देखिए 2002 में भारत सरकार के द्वारा एक कार्ड जारी किया गया जिसका नाम था PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड इसको कहा जाता है। ये कार्ड देने का मकसद क्या था सरकार को, तो सरकार जब ये कार्ड दी तो कुछ फ़ायदा भी देगी, कुछ फैसिलिटी देगी, ताकि जो है PIO और जो भी लोग हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो भारत की तरफ जो है अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, तो देखिए प्रवासी भारतीय की हम बात करते हैं तो भारत में जो है प्रत्येक वर्ष, अभी तो 2 साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन शुरुआत जब हुआ था उस समय प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। तो 2003 में पहली बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, 9 जनवरी को क्यों, क्योंकि देखिए गांधी जी जो है 9 जनवरी को अफ्रीका से वापस भारत आए थे 1915 में, इसलिए उसी दिन से जो है मतलब उन्हीं के यादगार में 9 जनवरी को जो है हम लोग जो है अब 2 साल में, अभी वर्तमान में देखेंगे तो 2 वर्ष में जो है एक बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम PIO कार्ड के बारे में जानते हैं। देखिए PIO कार्ड जब भी जारी हो जाता है, जिन व्यक्ति को, कौन व्यक्ति को जारी होगा, तो PIO जो भी लोग हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर उन व्यक्ति को अगर PIO कार्ड जारी हो जाता है उस तिथि से, जिस डेट को वो जारी होता है उस डेट से लेकर 15 वर्षों तक वीज़ा फ्री हो जाता है। मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए अमेरिका में कोई भारतीय मूल के निवासी रह रहे हैं और उनको PIO कार्ड मिल गया तो भारत में जो है 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं, मतलब वीज़ा फ्री हो गए वो, उनको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो कार्ड दिखाएंगे PIO कार्ड, वो भारत में एंटर कर जाएंगे, इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है वीज़ा लेने की। देखिए एक फ़ायदा सरकार ने दिया। अब दूसरा हम देखते हैं, तो लेकिन ये गड़बड़ क्या था, थोड़ा सा देख लीजिए कि PIO कार्ड जिसको मिल जाता था, थोड़ा सा उसको जो है 6 महीना, अगर भारत में आया तो 6 महीना में FRRO एक ऑफिस होता है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इस ऑफिस में जो है जाकर अपना जो है डिटेल्स देना पड़ता था फॉरेनर्स को, जो भी PIO कार्ड धारक हैं, कि उनको डिटेल्स देना रहता था, लोकेशन बताना रहता था, और क्या कार्य आप भारत में वर्तमान में कर रहे हैं ये भी बताना पड़ता था। प्रत्येक 6 महीना में ये अपडेट देना पड़ता था। जो FRRO ऑफिस जो है भारत में, भारत के प्रत्येक राज्यों में रहता है, तो ऑफिस में जाकर और ये PIO कार्ड धारक को बताना पड़ता था कि अभी हम इस जगह पर हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये डिटेल्स उनको जो है 6-6 महीना पर जो है अपडेट करना पड़ता था, ये थोड़ा सा डिमेरिट था। अब हम देखते हैं कि PIO कार्ड धारक जो है भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, ये रिस्ट्रिक्शन इनको किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि कृषि भूमि, जो भी किसान भारत में कृषि कार्य करते हैं वैसा कार्य PIO कार्ड धारक नहीं कर सकते, कृषि भूमि खरीदने की उनको परमिशन नहीं दी गई, और भारत में चुनाव लड़ने और वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया। ठीक है, और धार्मिक स्थान जैसे कि हम बात करते हैं ताजमहल हो गया, और बहुत सारे, जैसे कि आप दिल्ली में बहुत सारे, जैसे दिल्ली में आप बात करते हैं कि लोटस टेम्पल हो गया, अगर अमृतसर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है। तो भारत में बहुत सारा जो दर्शनीय स्थल है वहाँ पर अगर PIO कार्ड धारक आते हैं तो उनको वहाँ अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कभी गए होंगे कि ताजमहल देखने, तो विदेशी का एक अलग लाइन होता है और इंडियन का एक अलग होता है, तो विदेशी लोग जो भी आते हैं उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है यहाँ पर
ठीक है। तो जिन व्यक्तियों को पीआईओ कार्ड मिल गया उनको अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो नहीं देना पड़ेगा। मतलब पीआईओ धारक को ये एक फ़ायदा देने मतलब भारत सरकार के द्वारा एक फ़ायदा दिया गया कि आप धार्मिक स्थलों पर आइए, भारत में घूमिए, आपको एक्स्ट्रा शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। जितना भारतीय लोग देते हैं यानी भारत के नागरिक देते हैं उतना ही आपको भी लगेगा, एक फ़ायदा ये दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 2015 में देखिए लागू कब होता है, 2002 में, ठीक है, लागू हो जाता है 2002 में पीआईओ कार्ड 2002 में लागू होता है और ये 15 वर्षों तक दिया गया था। तो जिन व्यक्तियों को अगर 2002 में पीआईओ कार्ड मिला होगा तो 15 वर्ष यानी 2017 तक जो है उसका कार्ड वैलिड रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि 2014 में भारत में सरकार बदल गई, सरकार बीजेपी की बनी। उसके बाद क्या हुआ कि पीआईओ कार्ड को समाप्त कर दिया गया 2015 में, ठीक है। पीआईओ कार्ड को समाप्त करके उसके जगह पर एक नया कार्ड जारी किया गया जिसका नाम है ओसीआई। इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सीमा पारीय नागरिक। मतलब क्या है, थोड़ा सा नाम में चेंज है, ठीक है, और थोड़ा सा फ़ायदा में भी चेंज है और कुछ जो है इसमें प्रावधान एक्स्ट्रा किया गया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो पीआईओ कार्ड के बारे में हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तो 2015 में पीआईओ कार्ड जो होता है उसको खारिज कर दिया गया सरकार के द्वारा, उसके जगह पर ओसीआई कार्ड जो है जारी किया गया। अब ओसीआई कार्ड क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उसमें से सिर्फ एक ही देश ऐसा था जिसका नाम था म्यांमार, उसी के नागरिक को पीआईओ कार्ड जारी किया जाता था। लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे ओसीआई कार्ड में ओनली बांग्लादेश और पाकिस्तान के देशों को शामिल नहीं किया गया है, बाकी सभी देशों को शामिल किया गया, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड में ये फ़ायदा मिल गया भारत के पड़ोसी देशों को, सिर्फ बांग्लादेश को और पाकिस्तान को एलिमिनेट किया गया, बाद बाकी सबको शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता पाने की योग्यता रखने वाले को ही ओसीआई कार्ड मिलता है यानी दिया जाता है। यानी जिन जिन व्यक्तियों की योग्यता थी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता पाने की, उन व्यक्तियों को ही ओसीआई कार्ड प्रदान की जाएगी, ऐसा कहा गया, इस प्रावधान में कहा गया, ठीक है। अब ओसीआई कार्ड जिन जिन व्यक्तियों को मिला उनको क्या फ़ायदा मिला उसके बारे में देखते हैं। देखिए, FRRO जो ऑफिस होता है वहाँ पर 6 महीना में अपडेट देना पड़ता था। तो सरकार के द्वारा कहा गया कि अब कोई ज़रूरत नहीं है इसको अपडेट देने की, ठीक है। मतलब आप अपडेट मत दीजिए, FRRO जो ऑफिस होता है तो उस ऑफिस में जाकर आप प्रत्येक 6 महीना में अपडेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला ये प्रावधान किया गया, ये देखिए फ़ायदा मिल रहा है एक तरह से ओसीआई कार्ड धारक को। दूसरा कहा कि ये आजीवन वीज़ा मिलेगा। उसमें क्या था, पीआईओ कार्ड में क्या था कि 15 वर्षों तक जो है वीज़ा फ्री था उसका। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, आजीवन, मतलब आप जब तक रहिएगा आराम से रहिएगा। लेकिन कहा गया कि 4 पीढ़ी, आगे बताया गया है कि 4 पीढ़ी तक जो है कार्ड का उपयोग आप कर सकते हैं। मतलब एक बार आपको कार्ड मिल गया तो आपका जो 4 पीढ़ी आएगा वहाँ तक जो है इस कार्ड का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो आपको आजीवन वीज़ा भी मिल गया और FRRO ऑफिस में जाना भी नहीं पड़ेगा प्रत्येक 6 माह में, ठीक है। और भारत में एक रिस्ट्रिक्शन किया गया कि आप शोध कार्य नहीं कर सकते हैं। शोध कार्य मतलब अगर आप साइंटिस्ट हैं किसी दूसरे देश के तो भारत में आप आकर यहाँ पर शोध कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको ओसीआई कार्ड मिला है फिर भी आप शोध कार्य यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर किया गया है। ये एक तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि भारत में शोध कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त शुल्क जो है देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, पीआईओ कार्ड में भी ये था और ओसीआई में भी है कि आप अतिरिक्त शुल्क जो है मत दीजिए कोई भी धार्मिक स्थान पर, और आप जो है वोट नहीं दे सकते हैं और चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बात इसमें कही गई है। पीआईओ कार्ड में भी कहा गया था और ओसीआई में भी कहा गया आप वोट भी नहीं दे सकते हैं और चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये प्रावधान आप लोग पूरी तरीके से देख लिए कि 2 कार्ड जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, एक था पीआईओ कार्ड, दूसरा है ओसीआई कार्ड। पीआईओ कार्ड जारी किया जाता है 2002 में, ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है 2015 में, ठीक है। तो ये आप देख लिए। अब हम बात करते हैं कि ओसीआई कार्ड की समाप्ति यानी किस प्रकार से ओसीआई कार्ड को समाप्त किया जा सकता है। कुछ ऐसा हरकत होगा जो आप करिएगा तो आपको समाप्त किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो वो हरकत से आप बचिए। तो देखिए, पहला कहा गया कि संविधान का अनादर। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी देश का संविधान है इसका मतलब है बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो आप संविधान का अनादर मत करिए। मतलब आपको हम बैठने दिए इसका मतलब हमको लात मार कर भगाइए नहीं। मतलब आपको संविधान का अनादर करने का कोई हक नहीं है। आपको ओसीआई कार्ड मिला है, अपने दायरे में रहिए और शत्रु देशों को मदद मत करिए।
मतलब हम आपको जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ओसीआई कार्ड दे रहे हैं, अब आके हम पाकिस्तान का जो है नागरिक को इसमें हम अंदर नहीं लिए हैं, मतलब ओसीआई कार्ड जारी नहीं किए पाकिस्तान के लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करिए या भारत के विरोध करिए, तब आपसे हम ओसीआई कार्ड वापस छीन लेंगे। तो एक हो गया, शत्रु देश को मदद मत करिए, संविधान का अनादर मत करिए, और ओसीआई कार्ड मिलने के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष तक जेल में मत रहिए। ठीक है, अगर आपको ओसीआई कार्ड मिल गया और ओसीआई कार्ड मिलने के 5 वर्ष के अंदर आपको 2 वर्ष जेल में रहना पड़ गया किसी दूसरे, मतलब जिस देश के नागरिक हैं आप, तब आपको ओसीआई कार्ड सरकार के द्वारा वापस ले लिया जाएगा। ये 3 हरकत से बचें और ओसीआई कार्ड को अपने जीवन पर्यंत यानी 4 पीढ़ी तक उपयोग करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप तो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आंदोलन भारत में देखने को मिला था। क्या कारण था कि नागरिकता संशोधन 2019 में जो है बहुत सारे खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया सरकार के खिलाफ। अब इसमें 2 फेमस था, एक एनआरसी, दूसरा सीए है। तो एनआरसी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 1951 में भारत में जब जनगणना हुई थी, उस जनगणना के बाद जितना भी व्यक्ति की नाम लिस्ट जारी किया गया था, क्योंकि उसमें मतलब जो है कंप्यूटर में तो लिखा नहीं जाता था, रजिस्टर में ही लिखा जाता था। तो 1951 की जनगणना के बाद जितने भी व्यक्ति का नाम लिस्ट में था, उस सभी के नामों के विवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनआरसी बोलते हैं। जो 1951 की जनगणना के आधार पर जो शामिल किया हुआ था, जितने भी लोग का जो है उस समय जनगणना हुआ था, उन सभी को हम लोग सम्मिलित रूप से एनआरसी के दायरे में रखते हैं 1951 की जनगणना के आधार पर। अब हम बात करते हैं सीएए क्या होता है। देखिए, सीएए को बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। सीएए मतलब हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो ये बहुत ही एक रोचक अधिनियम था, जिसमें जो है सरकार ने कुछ ऐसा प्रावधान किया जिसमें मुस्लिमों को दिक्कत होने लगा। दिक्कत क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश के जो है गैर मुस्लिमों को, यानी कहने का मतलब जो है मुस्लिम को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं उसको शामिल किया सरकार के द्वारा। कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देश में जितने भी गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, क्योंकि सरकार का कहना यह है कि ये सभी देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों को वहाँ सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, इसलिए सरकार ने कदम उठाया कि गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उनको जो है भारत आने के लिए जो है भारत सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आइए भारत में बसिए, आपको भारत की नागरिकता हम लोग दे रहे हैं। तो किस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान किया गया? तो सरकार के द्वारा कहा गया 31 दिसंबर 2014, ये डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व गैर मुस्लिम धर्म के लोग भारत में प्रवेश किए तथा उसके पास अगर कोई भी वैलिड कागज़ नहीं है, दस्तावेज नहीं है, फिर भी उसको प्रवासी माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में कोई लोग आए, किन देशों से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए भारत में, उनके पास कोई भी वैलिड वैध जो है दस्तावेज नहीं भी है, फिर भी उसको जो है वैध प्रवासी माना जाएगा, मतलब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया। और कहा गया इन व्यक्तियों को जो है देशीकरण के आधार पर हम नागरिकता देंगे। जैसा कि आप जानते हैं देशीकरण के आधार पर नागरिकता कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति जो है भारत में कोई एक भाषा जानता हो, 22 भाषा भारतीय संविधान में शामिल है, उनमें से कोई एक भाषा का जानकार हो और उनका संबंध जो है कला, साहित्य, खेल, यानी इन सभी क्षेत्रों से होना चाहिए, तब उनको जो है देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो भारत में लगातार 10 वर्षों तक रहना पड़ता है, तब उसको देशीकरण के आधार पर जो है नागरिकता मिलती है। लेकिन सरकार थोड़ा सा इसमें छूट दे दिया, डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, एक के साथ एक फ्री, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया सरकार ने। सरकार डिस्काउंट कैसे दी? तो सरकार कही देखिए आपको 10 वर्ष तक रहने की ज़रूरत नहीं है, अब 5 वर्ष ही रहिए, आपको हम नागरिकता दे देंगे, फटाक से आइए, मतलब आइए क्या, आ गए हैं पहले से, मतलब आपको हम 5 वर्ष में ही नागरिकता दे देंगे। मतलब क्या हुआ, 14 में आए, मान लीजिए 2014 में आए तो 19 में नागरिकता पाएँ, 2014 में जो भी लोग आए होंगे उसको अब 19 में नागरिकता हम दे देंगे, ऐसा सरकार का कहना हुआ। तो सरकार ने इसमें जो है कुछ प्रतिबंध लगाया। क्या प्रतिबंध लगाया? तो सरकार का कहना ये हुआ कि यह अधिनियम जो है हम जो लेके आए हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, इस सीमा से जो भी लोग भारत में आए हैं
उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब मतलब इधर के क्षेत्र को छोड़कर जो भी हम राज्य की काउंट किए अभी, असम देखिए इधर मिलेगा आपको असम, ठीक है, वहीं पर जस्ट मिलेगा मेघालय आपको, असम मेघालय, बीच में मेघालय मिल जाएगा, त्रिपुरा हो गया यहाँ पर, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर हो गया, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल तो यहाँ हो गया। अगर इन सभी राज्यों में अगर आप आए हुए हैं, जैसे बांग्लादेश यहाँ है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा ही इन देशों से मिलता है, आपको पता है कि 3 ही देश हम लोग काउंट किए हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, क्योंकि यही 3 लोगों की नागरिकता देने की बात कही गई है। तो कहा गया कि देखिए बांग्लादेश से अगर निकल के अगर कोई लोग जो है असम में प्रवेश कर गए, मेघालय में प्रवेश कर गए, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर गए, तो उन लोगों को नागरिकता हम नहीं देंगे। ये किसका कहना है? तो सरकार का कहना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नागरिकता के बारे में हम जो है पूरी तरीके से हम लोग जो है डिस्कस कर लिए, किस प्रकार से भारतीय लोगों को जो है नागरिकता मिला और विदेशी लोगों को भी किस प्रकार से नागरिकता मिला, किस प्रकार से नागरिकता जा सकती है, एक एक करके हम सभी पॉइंट पर हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।